Hello friends, myself Riya, your chemistry faculty at competition. So students, हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में बताया था, जॉन टेलर थ्योरम के बारे में बताया था कि जॉन टेलर थ्योरम क्या बताती है, फिर उससे डिस्टॉर्शन कैसे उसका कॉन्सिक्वेंस है और कहाँ कहाँ डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमने देखा था कि नॉन लीनियर सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम में ईडी स्टेट होनी चाहिए. ईडी स्टेट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट होनी चाहिए. और इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट क्या होती है कि मैम जब भी अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो वो ईडी स्टेट है और अगर सिमेट्रिकल फील्ड होगा तो वो नॉन ईडी स्टेट होगी. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो ये सब बातें हम कर चुके थे. फिर मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें जेड आउट, जेड इन और ट्राइएक्सियल इंट्रैक्शन, ट्राइएक्सियल टाइप के डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं. तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जेटीडी का इफेक्ट बॉन्ड लेंथ पे होता है और कैसे जेड आउट और जेड इन जो है वो क्रिएट होते हैं. तो लिखेंगे जेड आउट एंड जेड इन. इफेक्ट ऑफ JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑन बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो देखो अपने पास में एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं. कॉम्प्लेक्स कोई भी एग्जांपल है जिसमें D4 स्टेट है, D4 हाई स्पिन स्टेट का कॉम्प्लेक्स है. अगर मेरे पास D4 हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? T2G3 और EG1. और जैसा कि मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल फील्ड जो है वो हमें क्या देंगे? ईडी स्टेट देंगे, जिसके कारण डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा. तो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है T2G3, बट EG में 1 अनसिमेट्रिकली फील्ड है. तो ये अपने पास अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन शो होगा EG1 की वजह से. ओके, तो अब EG में 1 है, मतलब EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं. तो 2 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी 2 है कि DAZ स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन जाए, DA स्क्वायर वाई स्क्वायर में ना जाए, या फिर DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन जाए और DZ स्क्वायर में ना जाए. तभी ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट. ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है. इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो स्टेट्स. ऐसी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्टेट्स. तो मतलब हमारे पास 2 केस जनरेट हो गए हैं, जिसमें एक बार DZ स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक बार DX स्क्वायर वाई स्क्वायर पे है. तो हम इन दोनों केस में पढ़ेंगे कि क्या JTD का इफेक्ट होगा, कैसे JTD देखने को मिलेगा. तो देखो सबसे पहले मैं केस लेके चलती हूँ. केस 1, DZ स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में नहीं है, जो कि क्या है? EG1 वाला केस है. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अब देखो होगा क्या हमारे पास. जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं. ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये अपने पास X एक्सिस है. आपको पता है तीनों परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर है. मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए 2D में ऐसे दिखा दिया इनको. ओके, अब अपने पास जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है वो DZ स्क्वायर ऐसा होगा, उसके लोब्स ऐसे ही होंगे ना इधर की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है. दिस इज फिल्ड DZ स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है यहाँ पे. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ DX स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो ये 4 लोब वाला ऐसे होगा. ठीक है, प्लस प्लस माइनस. साइन का वैसे हमें कुछ करना नहीं है, साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें तो ये देखना है कौन फील्ड और कौन फील्ड नहीं है. ठीक है, DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में नहीं है. क्लियर? और जब हमारे जो मेटल को, जब मेटल जो है उसको जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं. जब मेटल बीच में सेंटर में बैठा है ओरिजिन में, तो जो लिगेंड्स हैं जो अप्रोच करेंगे वो डिफरेंट एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो लिगेंड है ऐसे अप्रोच करेंगे इधर. ये लिगेंड मान लो यहां से आ गया. ठीक है, मान लो ये अपने पास लिगेंड है. क्लियर? ऐसे ही एक इधर से आ रहा है लिगेंड, ऐसे ही एक इधर से आ रहा है. ठीक है, और एक इधर से आ रहा है.
ठीक है, 2 4 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने पास 6 लिगेंड्स होने चाहिए। तो 6 के 6 लिगेंड्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहां पर अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड अलोंग दी एक्सिस। ओके, तो अलोंग दी एक्सिस हमारे पास ये लिगेंड्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक चीज समझेंगे, ये चीज आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होती है कि जिस डायरेक्शन में, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां शील्डिंग ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां शील्डिंग ज्यादा होगी, और जहां शील्डिंग ज्यादा होगी वहां Z इफेक्टिव कम होगा। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और अगर हमारे पास Z इफेक्टिव कम है, मतलब मेटल और लिगेंड, मेटल का जो Z इफेक्टिव है, इंटरेक्शन जो है वो लिगेंड के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव कम है। क्लियर? क्योंकि मेटल जो है वो लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस पर Z इफेक्टिव का रोल भी तो रहेगा ना, कि लिगेंड्स भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस ऑर्बिटल में ज्यादा होगी वहां शील्डिंग ज्यादा होगी, शील्डिंग ज्यादा होगी तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, Z इफेक्टिव कम होगा तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूं कि अगर हमारे पास ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण शील्डिंग, क्योंकि dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है ना, तो शील्डिंग ज्यादा है, और अगर शील्डिंग ज्यादा है तो Z इफेक्टिव कम है, और अगर Z इफेक्टिव कम होगा तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन भी कम होगा। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन अगर हमारे पास कम है यहां पर, तो ये लिगेंड जो है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, दूर रहेगा अपने पास। ठीक है, ये ऐसे Z एक्सिस, ये Z एक्सिस, ये लिगेंड, ये लिगेंड। ठीक है, तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम है तो ऑफ कोर्स ही बात है मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर मेरे पास यहां पर मेटल बैठा है बीच में, अगर यहां पर मेटल बैठा है तो मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्योंकि dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मैम dx स्क्वायर y स्क्वायर में अगर नहीं है, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर है, अगर ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहाँ शील्डिंग कम है, शील्डिंग कम है तो Z इफेक्टिव ज्यादा है, और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो लिगेंड्स जो है वो पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस कम होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो जो आप रिपल्शन से पढ़ते हो चीज वो गलत होती है। रिपल्शन से नहीं बताएंगे हम, हमेशा इंटरेक्शन अट्रैक्शन से बताएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया, एक बार दोबारा सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे पास जहां पे जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां हमारे पास शील्डिंग कम है, Z इफेक्टिव ज्यादा है, सॉरी शील्डिंग ज्यादा है, Z इफेक्टिव कम है, तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रह गया। क्लियर? तो मैं बोल सकती हूं कि जो dz है, डिस्टेंस ऑन Z एक्सिस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, वो ज्यादा है dx और y के, और dx और dy तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि दोनों में सेम टाइप का इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अपने पास पिक्चर कैसी बनी, अपने पास पिक्चर ये बनी कि जो मेटल है उसके पास जो Z वाले हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा है, और जो x और y वाले हैं कम है। तो हम देख सकते हैं कि Z वाले जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो गए हैं, इलॉन्गेट हो गए हैं, उनका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। इसे ही हम क्या बोलेंगे कि ये Z आउट हो गया है, बाहर निकल गए ना, बाहर निकल गए लिगेंड, तो क्या बोलेंगे कि ये Z आउट क्रिएट हो गया है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियली इलॉन्गेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सियली इलॉन्गेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, या टेट्रागोनली इलॉन्गेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, जहां पर जो Z पे लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उनका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया है x और y के कंपैरेटिवली। क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं जब dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो वहां पर Z आउट वाला केस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि Z आउट क्रिएट हुआ कैसे, है ना। अब जो ये Z आउट क्रिएट हुआ है, इससे
जो डिस्टॉर्शन आया है, जो अनसिमेट्रिकल फील्ड होने के कारण Eg उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होकर जेड आउट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है ना, स्टेबलाइज कैसे होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, हम स्प्लिटिंग डायग्राम की बात करेंगे। तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं ये डी ऑर्बिटल। हमें पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, और अपने पास ये T2G बनता है और ये Eg बनता है। क्लियर है ये? ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे पास कितना 4 का केस है ना, D4 का, तो ये था हाई स्पिन का है D4 में, ये हो गया, ये हो गया। Eg अनसिमेट्रिकल फील्ड है, इसे मैं क्या बोलूंगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको हम प्राइमरी स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं। प्राइमरी स्प्लिटिंग, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसे प्राइमरी स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि मैम आगे जो डिवीजन है, आगे जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी। तो देखो, अगर Z पे जो लिगेंड्स हैं वो दूर रह गए, अगर Z पे लिगेंड्स जो हैं वो दूर रह गए, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे प्रेजेंट है, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शंस कम होंगे। ठीक है, इनमें रिपल्शंस जो हैं वो कम होंगे। लेकिन जब हम बात करें एक्स और वाई एक्सिस की, तो मेटल और लिगेंड के रिपल्शंस जो हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर इस पे जो Z वाला एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं उनके अगर मेटल लिगेंड के रिपल्शंस कम है, अगर वहां पर रिपल्शंस कम है, तो एनर्जी स्टेबलाइजेशन उस ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। dz² अपने पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर रिपल्शंस कम हो गए, क्योंकि लिगेंड जो है मेटल से दूर ही रह गए थे, तो उनमें आपस में रिपल्शन ज्यादा थे नहीं, जिसके कारण जो है वो dz² वाला ऑर्बिटल जो है वो स्टेबलाइज हो गया, और dx² y² जो है वो डिस्टेबलाइज होके ऊपर चला गया। ऐसे ही सेम इनके साथ भी हो जाएगा, सिमिलर बेसिस पे T2G भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dxz dyz, और यहां क्या आ जाएगा, dxy। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, जब आपके पास यहां की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हमारे पास ये डेल्टा O का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी, डेल्टा O, और जो एनर्जी रिलीज हो रही थी यहाँ पे CFSC हो रही थी, जिसके कारण स्टेबलाइजेशन आ रहा था। ठीक है, अब और फर्दर स्प्लिटिंग होने से जो यहां पर क्रिएट हुआ, मान लो यहाँ Δ2 डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे Δ1 डिफरेंस क्रिएट हुआ, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी इसे हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर स्प्लिटिंग बोलेंगे, जिसे हम सेकेंडरी स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज JTSC, जो कि क्या कहलाएगी, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी में जाके बैठ गया ना, तो एनर्जी ऑफ कोर्स की बात है रिलीज होगी, इसी कारण यहां पर क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन आता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने से। और जॉन टेलर स्प्लिटिंग जो है वो ऐसे होगी, मतलब अगर आपसे कोई पूछे अब एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे, तो dx² y² की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी Z आउट के केस में, दिस इज द केस ऑफ Z आउट, dz² की कम, फिर dxy, फिर dxz और dyz की बराबर। अब आप बोल सकते हो कि मैम आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, ये पेयर अप क्यों नहीं हो रहा नीचे। ठीक है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना दिमाग में। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, या फिर हम ये देखते हैं कि डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे देखूंगा तो मेरे को पता है डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, तो ये बात आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि डेल्टा O जो है वो बहुत ज्यादा होता है Δ1 से, और Δ1 ज्यादा होता है Δ2 से। Δ1 अप्रॉक्स इक्वल होता है, ट्वाइस होता है Δ2 के। Δ1 जो है वो अप्रॉक्स ट्वाइस होता है Δ2 के, तो Δ1 जो है वो बहुत ज्यादा है Δ2 से। ऐसे डेल्टा O भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए Δ1 और Δ2 जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा ही होंगे, जिसके कारण यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो Z आउट के केस में आपको क्या समझ में आया कि Z आउट के केस में मुझे ये समझ में आया कि dz² में इलेक्ट्रॉन होगा, और dz² में इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण रिपल्शंस जो है उसमें कम होंगे, जिसके कारण dz² मतलब Z वाले जो ऑर्बिटल वाले हैं वो ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्लियर है Z आउट वाला केस? Z आउट की स्प्लिटिंग भी समझ में आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं जेड इन की। तो जेड इन के लिए सेकंड केस की बात कर लेते हैं जरा। केस सेकंड, सिमिलर बेसिस पे चलेंगे बिल्कुल। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में अब की बार इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आप खुद से ही बता सकते हो सारी चीजें। अगर हम सिमिलर बेसिस पे बिल्कुल चल रहे हैं तो आप बता ही सकते हो ना कि अपने पास ये dxz है, सॉरी dz स्क्वायर है, ठीक है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है, ठीक है, y, x और z, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है अब की बार। तो हम बोल सकते हैं कि जो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां शील्डिंग ज्यादा है, z इफेक्टिव कम है, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम है, तो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, मेटल लिगेंड डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पे कि ये जो है ये थोड़े दूर दूर रहेंगे। मान लो ये इधर है, ये थोड़ा पास रहेगा, मान लो ये इधर तक पहुंच गया, ये थोड़ा और इधर पहुंच गया, ठीक है, ये थोड़ा दूर रहेगा, ये भी थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास ये जो Z वाले हैं वो पास आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग जो है वो कम है, Z इफेक्टिव ज्यादा है, जिसके कारण मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार हमारे पास मैम dz वाली जो लेंथ है वो कम हो गई एज कंपेयर टू dx एंड dy, और dx dy वाली ज्यादा हो गई। मतलब अब की बार z वाले जो है वो पास पास है, z वाले जो है वो पास पास है, और x y वाले जो हैं वो दूर दूर हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगेगा कि z वाले जो लिगेंड्स हैं वो इनसाइड मेटल की तरफ, मतलब मेटल की तरफ कंप्रेस हो गए हैं। तो जिसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, z इन का केस है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सियली कंप्रेस्ड। एक्सियली कंप्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं इसमें, z एक्सिस को एक्सियल मान लेते हैं हम लोग, एक्सियल डायरेक्शन, तो एक्सियली कंप्रेस्ड है या फिर टेट्रागोनली कंप्रेस्ड है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है इक्वेटोरियल से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वहां पे जेड आउट के केस में क्या हो जाएगा, जेड आउट के केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, किससे केस से, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं सेम पिक्चर जो ये चीज बनाई है इसके लिए पिक्चर बनाऊं तो पिक्चर क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, मेटल लिगेंड पास में, ये लिगेंड दूर, तो ये Z इन जैसा दिखाई देगा। समझ में आई ये चीज, है ना। तो मैम अगर मेरे पास dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है तो Z आउट देखने को मिलेगा, और अगर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में है तो Z इन देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मैं इसके पिक्चर इसकी एनर्जी स्प्लिटिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, मान लो ये Eg है, ये T2G है। तो अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये लिगेंड दूर दूर हैं तो x और y पे रिपल्शंस कम होंगे, z पे रिपल्शन ज़्यादा होंगे, जिसके कारण जो z वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, dz स्क्वायर और लिगेंड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, जिसके कारण dz स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एंड सेम हैपन्स विद T2G, dxy नीचे, dyz dzx ऊपर, वही सेम डेल्टा टू डेल्टा वन की स्प्लिटिंग, ठीक है, वही 1 2 3। क्लियर है ये चीज, समझ में आया। तो ये किसका केस हो गया, Z इन का। ओके, क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं मैम कि मतलब अब हमें कैसे पता, मतलब मुझे कैसे पता कि dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन रहेगा या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसी में भी जा सकता है ना, दोनों ही स्टेट सेम है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं।
तो मतलब क्या एक कॉम्प्लेक्स जिसमें जॉन टेलर डिसॉर्शन देखने को मिलेगा वो जेड आउट भी शो कर देगा और जेड इन भी? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन से में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जेटीडी देखने को मिलेगा वो जेड आउट भी शो करेगा और जेड इन भी शो करेगा, बोथ। लेकिन प्रेफर्ड कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स में जेड आउट प्रेफर्ड होगा या जेड इन? क्योंकि अगर जेड आउट प्रेफर्ड होगा तो वो जेड आउट जैसा दिखेगा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो जेड वाली लंबी होंगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। या फिर अगर जेड इन ज्यादा हुआ जेड आउट से, जेड इन ज्यादा प्रेफर्ड हुआ जेड आउट से, तो बॉन्ड्स क्या मिलेंगे? कंप्रेस्ड मिलेंगे। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि जेड आउट प्रेफर्ड होगा या जेड इन प्रेफर्ड होगा? तो उसके लिए भी एक थ्योरी है, उससे को भी बता सकते हैं हम। एक मिनिमम रिपल्शन थ्योरी करके हम पढ़ते हैं, जिससे हम बताएंगे कि जेड आउट किसका होगा और जेड इन किसका होगा। क्योंकि फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितना जेटीडी किस में देखने को मिलता है। तो लिखेंगे मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। तो किससे बताएंगे हम? मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। तो देखो होगा क्या, अपने पास मान लो EG1 और EG3 का केस है। दोनों ही अपने पास क्या शो करेंगे? जेटीडी शो करेंगे। दोनों में ही ईडी स्टेट है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो अगर मान लो EG अपने पास ये है, EG1 है, और जेड आउट और जेड इन दो पॉसिबिलिटी है ना, जेड आउट है और जेड इन है। तो जेड आउट के केस में क्या होगा? जेड आउट के केस में हमारे पास dz² नीचे आ गया, dx²y² ऊपर चला गया। ऐसे जेड इन के केस में क्या हो जाएगा? dx²y² नीचे आ गया और dz² ऊपर चला गया। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन भरूं यहाँ पे, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। और अगर हम देखें, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, जॉन टेलर थ्योरम है क्या कि अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूव करने के लिए स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जेटीडी देखने को मिलता है। यही बात बोलते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए। ताकि अगर मैं इनमें देखूं कि EG ने स्प्लिट किया, EG ने जेटीडी शो किया, ऑर्बिटल्स को स्प्लिट किया ताकि वो नॉन ईडी स्टेट में चली जाए, है ना। ईडी से कहाँ चली जाए? ईडी स्टेट से कहाँ चली जाए? स्टेबलाइज हो जाए, नॉन ईडी स्टेट में चली जाए, ठीक है। तो यहाँ भी वो नॉन ईडी में जा रही है और मैम यहाँ भी तो नॉन ईडी में जा रही है। मतलब जितना स्टेबलाइजेशन जॉन टेलर से इसमें आ रहा था उतना ही जॉन टेलर से स्टेबलाइजेशन इसमें आ रहा है। दोनों की जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम रहेगी। तो मतलब जेड आउट और जेड इन यहां से तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा ज्यादा प्रेफर होगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दोनों ही केस में एडी से नॉन एडी बन रहा है, दोनों ही केस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम सी ही है। तो अब मैम क्या करें हम? तो अब बेटा आप क्या करो, आप जाओ रिपल्शन थ्योरी पे। जहां पर रिपल्शन कम होगा वहां हमारे पास क्या होगा? रिपल्शन अगर मेरे पास कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं जेड आउट की बात करूं तो जेड आउट में क्या होता है? dz² ऑर्बिटल जो है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और लिगेंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं दूर दूर। तो यहां पर जो लिगेंड्स हैं, दो लिगेंड्स वो रिपेल हो रहे हैं मतलब दो लोब से। एक ही ऑर्बिटल है ना, दो ही लोब हैं जो कि लिगेंड्स को क्या कर रहे हैं? रिपल्शन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपस में रिपेल कर रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं जेड इन की बात करूं तो जेड इन के केस में हमें पता है एक्स वाई, मान लो मैं ये वाई मान लूं, ये एक्स मान लूं, तो एक्स वाई में चार लोब्स जो हैं वो चार लिगेंड्स को रिपेल कर रहे हैं।
तो देखो वहां पर 2 लिगेंड्स जो हैं वो रिपेल हो रहे हैं 2 ही लोब से, यहाँ 4 लिगेंड्स 4 लोब से रिपेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, 4 लिगेंड्स में रिपल्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां पर सिर्फ 2 लिगेंड्स में रिपल्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि मोर रिपल्शन है। लिगेंड्स 4 लिगेंड्स रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिगेंड्स रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो है ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिपल्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो रिपल्शन यहाँ पर कम है, लेस रिपल्शन है, अगर लेस रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी अपने पास क्या है, ज्यादा है। तो मैम हम बोल सकते हैं फिर तो कि Z आउट जो है वो प्रेफर्ड होगा ओवर Z इन केस ऑफ EG1 एंड EG3। मतलब अगर आपके पास EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है और वो जो JTD शो कर रहा है, तो हमेशा Z आउट प्रेफर होगा इन कॉम्प्लेक्सेस ओवर Z इन। मतलब आपको नेट जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्सियली इलॉन्गेटेड मिलेगा, मतलब कि dz की लेंथ जो है वो dx और dy से कम मिलेगी, मतलब एक्सियल बॉन्ड जो है वो ज्यादा लॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मिनिमम रिपल्शन थ्योरी लगाई। जब मैंने इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी के लॉस से देखने की कोशिश की तो वहां देखा वहां दोनों ही केस सेम आ रहे थे, Z आउट और Z इन, लेकिन जब मैंने देखा कि रिपल्शंस देखे तो Z आउट के केस में रिपल्शंस कम थे, क्योंकि 2 ही लिगेंड रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे थे ज्यादा, बट यहाँ पर 4 लिगेंड रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके कारण इस केस को कम प्रेफर, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, Z आउट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो EG1 EG3 Z आउट दिखाएगा एज कंपेयर टू Z। क्लियर है? तो अब हम आ जाते हैं T2G पे। T2G अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो JTD शो करेगा, बट यहां पर हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी से बता देंगे कि कौन ज्यादा प्रेफर्ड होगा, Z आउट या Z इन। जैसे फॉर एग्जांपल T2G1 है तो T2G1 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये टूटेगा, Z आउट के केस में dxz नीचे और dyz नीचे और dxy ऊपर, और Z इन के केस में dxy नीचे dxz और dyz ऊपर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया? अब देखो इस केस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फिल करूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, है ना। मतलब मैंने 2 अलग अलग केस लिया, ये मत मान लेना कि आगे स्प्लिटिंग उसी की हो रही है। मतलब ये है कि एक बार अगर कॉम्प्लेक्स Z आउट शो कर रहा है तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी, एक बार अगर Z इन शो कर रहा है तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जब Z आउट में वो ऐसे चला जाएगा, मतलब अनसिमेट्रिकल फील्ड था, ED स्टेट थी और ED से कहाँ चला गया, दोबारा ED स्टेट में चला गया, अनसिमेट्रिकल फील्ड ही है, ठीक है। लेकिन अगर वो Z बनाता है तो वो सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, मतलब ये नॉन ED स्टेट हो गई। तो हमें ED से नॉन ED तो जाना है, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूव करनी है और यहाँ पे ED से नॉन ED बन रहा है तो Z इन केस जो है वो प्रेफर होगा ओवर Z आउट। मतलब जिस भी कॉम्प्लेक्स में आपको T2G1 मिलेगा वहां पर आपको एक्सियली कंप्रेस्ड मिलेंगे बॉन्ड्स एज कंपेयर टू एक्सियली इलॉन्गेटेड। नेट बॉन्ड्स क्या होंगे? एक्सियली कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये T2G1 वाला ही सेम केस किसके लिए लगेगा? T2G4 के लिए। तो T2G1 और T2G4 जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्सेस क्या रहेंगे? Z इन शो करेंगे एज कंपेयर टू Z आउट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूवल समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसी से मैं बता सकती हूँ T2G और T2G5। T2G3 तो शो ही नहीं करता ना, T2G3 और T2G6 तो शो ही नहीं करेंगे, असिमेट्रिकली फिल्ड है, नॉन ED स्टेट्स हैं। देखो 1 2 Z आउट का केस ले लो, Z इन का केस ले लो, खुद से ही बता सकते हो अभी तो आप कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 यहां चले गए और ये 2 यहां चले गए, तो यहां पर ये ED स्टेट थी, ये नॉन ED स्टेट बन चुके हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड हो चुका है, और यहां पर ये दोबारा क्या है? ED स्टेट ही है। कौन ज्यादा प्रेफर होगा? Z आउट ज्यादा प्रेफर होगा ओवर Z इन। तो
समरी में मैंने क्या सीखा? समरी में मैंने ये सीखा कि EG1 और EG3 और T2G2 और T2G5 अगर मुझे ये कहीं मिल गए तो हमेशा Z आउट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियली इलोंगेटेड मिलेगा नेट। दैट मीन्स बॉन्ड्स एक्सियल जो हैं वो ज़्यादा लॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, है ना? याद इतना तो याद रख ही सकते हो यार, याद ही तो रखना है ना? इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। तुम कॉम्प्लेक्स का मेटल का कॉन्फ़िगरेशन देखो, लिगेंड देखो क्या है, उससे बता दो आंसर। ऐसे T2G2 और T2G4 Z इन ज़्यादा प्रेफर होगा ओवर Z आउट, एक्सियली कंप्रेस्ड होगा नेट। दैट मीन्स डी एक्सियल जो है वो शॉर्टर होंगे डी इक्वेटोरियल से। समझ में आई ये चीज़? क्लियर है? लेकिन इस चीज़ में भी अगर आप देखो तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिनिमम रिपल्शन थ्योरी के कारण इशू करते हैं Z आउट, और ये दोनों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी की वजह से। ओके, देखो इतनी अगर आपको याद भी नहीं रहती है, इतना कंसेप्ट आपको याद भी नहीं रहता है, तो आप सिंपल सा ये पेज भी याद कर लेते हो, तो इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोले कॉपर का कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है जेसीडी शो करने के लिए, ये है, बताओ ये Z आउट शो करेगा कि Z इन शो करेगा? या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ ले कि एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा लॉन्गर होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लॉन्गर होंगे, या इसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो देखो कॉपर 2+ है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D9 के लिए अगर मैं वो देखूँ T2G और EG, तो 2 4 6 7 8 9, तो EG क्या है? 3 है, तो EG3 का मतलब क्या है मेरे पास? EG3 का मतलब है इसमें Z आउट प्रेफर होगा ओवर Z इन, मतलब 2 बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्गर रहेंगे और 4 बॉन्ड क्या रहेंगे? शॉर्टर रहेंगे। नेट Z आउट शो करेगा, मतलब कॉपर और वाटर के बीच के 2 बॉन्ड जो है वो बड़े रहेंगे, लंबे रहेंगे, 2 छोटे रहेंगे। और अगर आपको बोले कि इसको स्प्लिट करके भी दिखाओ तो स्प्लिट कर देंगे, dz² नीचे आ जाएगा, dx² y² ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर dxz dyz dxy 2 4 6 7 8 9। अगर आपसे एनर्जी ऑर्डर भी पूछ लेना इनका ऐसे कि बताओ ऑप्शंस में दे दे ऐसे लिख के, तो आप बता सकते हैं इजीली। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? कितनी इजीली हो गया। बस आपको जो बताया है वो अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि Z आउट कब शो होगा और Z इन कब शो होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितना JTD कोई, मतलब एक्सटेंट ऑफ JTD। जैसे मान लो आपको 3-4 कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग दे दिए, या फिर मेटल सेम दिया, लिगेंड्स अलग अलग दे दिए, तो आपसे ये पूछा कि बताओ किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज़्यादा शो होगा और किसमें कम होगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ JTD का ऑर्डर बताओ। तो वो हम कैसे बताते हैं, उसके लिए क्या रूल्स या क्या कंसेप्ट लगेगा, तो ज़रा उसकी बात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे अब लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ JTD। तो देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मान लो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर मेटल वगैरह सेम है बट लिगेंड्स डिफरेंट है, तो कैसे बताएंगे? तो देखो अगर लिगेंड्स डिफरेंट है ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इजी है। लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो क्या देखना है आपको? JTD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो JTD भी ज़्यादा होगा, उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा देखने को ऑब्जर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल MCN6 4-2- है, ठीक है, या फिर हम क्या लेके चले 4- है। MCl6 4- है,
या फिर M A B C, ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं और बोला है बताओ इन कॉम्प्लेक्सेस में जेटीडी का ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब किस में जेटीडी ज़्यादा शो होगा और किस में कम हो रहा है। तीनों में शो है बट किस में ज़्यादा और किस में कम शो होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखें तो मेटल सेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है, तो मतलब कॉन्फिगरेशन सेम होगी, तो लिगेंड्स का ही डिफरेंस है। और हमें पता है Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, फिर वाटर और फिर Cl-। तो ऑर्डर ऑफ जेटीडी, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटीडी क्या रहेगा, तो मैम वो A C और B रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटीडी हम बता सकते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि अगर EG अनसिमेट्रिकल हो, मतलब EG की वजह से क्रिएट हो रहा हो जेटीडी, या फिर T2G की वजह से क्रिएट हो रहा हो। तो अगर EG की वजह से क्रिएट हो रहा है तो EG वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, शो करेगा एज कंपेयर टू T2G। T2G वीक डिस्टॉर्शन शो करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि EG में एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और एक्सियल ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज़्यादा होंगे लिगेंड्स के साथ, क्योंकि लिगेंड और ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट एक्सियली इंट्रैक्शन है, बट T2G में ऐसा नहीं है, इसलिए EG जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा एज कंपेयर टू T2G। देन अगर हमारे पास EG अनसिमेट्रिकल ही है बट उसमें डिफरेंट सीरीज है, मतलब एक एलिमेंट 3D का है, एक एलिमेंट 4D का है, एक एलिमेंट 5D का है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर अपने पास 5D का ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, फिर 4D का और फिर 3D का। ये ऑर्डर याद रखेंगे। डाउन द ग्रुप डिस्टॉर्शन जो है वो इंक्रीज करेगा एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर अगर अपने पास ये सब कुछ तो ठीक है, डिफरेंट सीरीज है, EG में ही EG1 है और EG3 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा उसके कारण जो है डिस्टॉर्शन ज़्यादा, तो EG3 में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू EG1। तो अगर मैं इसको पूरे को एक समरी में डिफाइन करना चाहूँ तो देखो, पहले तो EG अनसिमेट्रिकल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन करेगा T2G में। अब EG अनसिमेट्रिकल में मान लो तुमसे बोला जाए आगे कि EG1 है और EG3 है, तो EG1 और EG3 में EG3 जाके डिस्टॉर्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब EG में भी मेरे को बोला जाए, EG1 में भी मान लो बोल दे कि 3D का है 4D का है, EG3 में भी 3D का है 4D का है और 5D का है, तो 5D वाला ज़्यादा होगा, 4D वाला और फिर 3D वाला। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे ऐसे कि अपने पास EG अनसिमेट्रिकल जो है वो ज़्यादा शो करेगा, फिर T2G अनसिमेट्रिकल, फिर EG अनसिमेट्रिकल में भी EG3, EG1, फिर EG3 में भी अगर मान लो दिया है अलग अलग एलिमेंट, तो 5D, फिर 4D, फिर 3D। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही, कॉपर सिल्वर गोल्ड का। तो देखो तीनों में ही D9 कॉन्फ़िगरेशन है, EG3 बनाएंगे तीनों ही, लिगेंड सेम है, बट ये क्या है 3D सीरीज को बिलोंग करता है, ये 4D सीरीज को बिलोंग करता है मेटल, और ये 5D सीरीज को। तो हमें पता है EG3 5D का ज़्यादा होगा, फिर 4D, फिर 3D, मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्शन C में सबसे ज़्यादा शो होगा, फिर B में और फिर A में ये रहेगा एक्सटेंट ऑफ JTD। और एक और बात याद रखेंगे कि जो गोल्ड है इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 4 ज़्यादा शो करना पसंद करता है, क्योंकि इसमें जो डिस्टॉर्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, EG3 है, EG3 में भी 5D सीरीज का एलिमेंट। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो हम लोगों ने जो JTD के बारे में पढ़ना था, वो जितना पढ़ना था, जितना हमारे सिलेबस में था, वो सब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमने अब तक पढ़ा है, उसमें से कुछ बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है कि आपको क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया है पानी का, और आपको बोला है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑर्डर। बेसिकली एनर्जी ऑर्डर ही तो है स्प्लिटिंग के बाद। तो अगर आप देखो तो क्रोमियम 2+ जो है वो क्या होगा, D4,
और वाटर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब T2G3 EG1 रहेगा। और EG1 के केस में हमें Z आउट शो होता है, और Z आउट के लिए स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, dxz yz dxy dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, 1 2 3 और 4, ये ऑर्डर रहेगा। तो देख लो ये ऑर्डर कहाँ है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर dz स्क्वायर की, फिर dxy की, फिर dxz और yz के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं, तो बी आंसर सही है। तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया। बस आपको जो एक पेज मैंने बताया है वो याद रख लो, उस पेज से आप हर कॉम्प्लेक्स का बता सकते हो, कौन Z आउट शो करेगा, कौन Z इन शो करेगा। फिर उससे हम ये बता सकते हैं कि एनर्जी ऑर्डर्स क्या रहेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, अभी मैंने कॉपर वाटर का जो एग्जांपल बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ये बोला है कॉपर एंड बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि ये कॉपर 2+ है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, EG3 बना रहा है, Z आउट शो करेगा, मतलब एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वेटोरियल से लंबे होंगे। मतलब लिटरली एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हाउसक्राफ्ट बुक का है। हाउसक्राफ्ट बुक भी जो है आपकी क्रॉफ्ट इनऑर्गेनिक की बुक है, उसमें जॉन टेलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन टेलर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू, जॉन टेलर थ्योरम किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था जॉन टेलर थ्योरम के लिए 2 सिस्टम्स चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, नॉन लीनियर सिस्टम चाहिए और एक ईडी स्टेट होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, बट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है, इसीलिए इस पे जेटीटी नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट 5 वाटर है, इसमें पूछा है कि जेटीडी क्यों लगता है। अगर मैं देखूं तो ये D9 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, EG3 है, Z आउट शो करेगा, ओके मैम, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, क्या ये सिमेट्री को रेज करने के लिए करता है, नहीं। क्या वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए करता है, ऑफ कोर्स ही बात है, यही बात होती है, क्योंकि अगर मैं देखूं EG3 है तो ये ईडी स्टेट है ना, ईडी स्टेट को रिमूव करने के लिए ही तो जेटीडी शो करता है, तो आंसर बी होना चाहिए। लेकिन आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि मैम आपने जब पढ़ाया अभी Z आउट और Z इन में कौन सा प्रेफर होगा, तो आपने बोला Z आउट जो है वो ज्यादा प्रेफर होगा Z इन पे एज कंपेयर टू EG3 मिनिमम रिपल्शन थ्योरी की वजह से, ठीक है। मैं भी मानती हूँ मैंने ये बात बोली है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन तो तब उठाना कि जब उसने जेटीडी शो किया, और जेटीडी शो किया क्यों, क्योंकि उसमें ईडी स्टेट थी और वो ईडी स्टेट को नॉन ईडी स्टेट बनाना चाहता था, अपनी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूव करना चाहता था अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद Z आउट और Z इन में क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूव हो रही थी, इसका केस, इसलिए हम कहाँ गए, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी पे गए। मतलब मेन मोटिव हमारा ईडी को रिमूव करना ही है, ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकिंस का क्वेश्चन है ये, एटकिंस का कोऑर्डिनेशन का। इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है जॉन टेलर के लिए। पहला है, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है इसमें, Z इन डिस्टॉर्शन में स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो सिमिलर रहता है Z आउट के, लेकिन एनर्जी ऑर्डर EG और T2G के विद इन इन्वर्ट हो जाता है। ये बोलना चाह रहा है कि Z इन और Z आउट में अगर मैं T2G का देखूं, जैसे मान लो T2G में हमारे पास Z आउट में ये होता है dxz dyz dxy, T2G का तो ये हो गया, और EG का क्या हो जाता है dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं Z आउट का देखूं तो T2G की ऐसे स्प्लिटिंग होगी, EG की ऐसे होगी, और Z इन में ऐसे हो जाएगी। तो विद इन दी EG और विद इन दी T2G स्प्लिट हो गए ना, इन्वर्ट हो गए ना पैटर्न्स, तो आंसर सही है ए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D9 और D4 का हाई स्पिन ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जेटी इफेक्ट का मतलब है वो जेटीडी की बात कर रहा है, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो ज्यादा शो करते हैं, ज्यादा स्प्लिटिंग शो करते हैं, लार्ज स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो देखो ये भी EG3 है और ये EG1 है, तो इनमें मैंने आपको बताया ही था कि एक्सटेंट ऑफ जेटीडी ज्यादा देखने को मिलता है, तो मतलब ये भी सही है। डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स जो हैं वो T2G ऑर्बिटल में कम लगते हैं, क्यों? क्योंकि T2G ज्यादा इन्वॉल्व होता है, नहीं EG ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि EG में एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जिसके कारण वो लिगेंड के साथ ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, इसी कारण जो है वो डिस्टॉर्शन इफेक्ट ज्यादा शो करता है, तो ये गलत हो गया।
अगर मैं मैग्नीज 3 का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखूं, मतलब D4 आई थिंक हाई स्पिन, तो वो कैन बी रेडली इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन। मतलब क्या इसमें Z इन देखने को मिलेगा? अगर आप देखो तो इसमें Eg1 है, तो Eg1 है तो Z आउट होगा, ना कि Z इन, तो ये भी गलत है। तो A और B आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटेडी बताना है। तो लिगेंड्स क्या हैं? लिगेंड्स डिफरेंट हैं, बट हम क्या करेंगे, मेटल पे जाके पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो D3 हाई स्पिन होगा, सॉरी D3 होगा, ठीक है। D3 T2G3 हो जाता है, तो ये तो शो करेगा ही नहीं, नॉन ईडी स्टेट है, तो ये तो शो ही नहीं करेगा जेटीडी। D4 वाटर जो है वीक फील्ड है इसके लिए, तो हाई स्पिन हो जाएगा, तो T2G3 Eg1। अनसिमेट्रिकली फील्ड है Eg1, तो यहाँ पर जेटीडी शो करेगा। Fe+3 के केस में क्या हो जाएगा, D3 Fe+3, D6S2 होता है तो D5 हो गया। D5 में भी हाई स्पिन का ही केस होगा, तो यहाँ पर नॉन ईडी स्टेट है, तो ये जेटीडी शो नहीं करेगा। यहाँ पर बात करूँ गोल्ड 2+ में, गोल्ड 2+, कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D9 कॉन्फ़िगरेशन में T2G6 हो गया, Eg3 हो गया, ठीक है। तो देखो दो तो शो ही नहीं कर रहे, पहले तो ये चेक करना है कि कौन शो करेगा, दो शो ही नहीं कर रहे। तो B और D की अगर मैं बात करूँ तो D में Eg3 है और वहाँ Eg1 है, तो मुझे पता है Eg3 वाला ज़्यादा करता है, तो D का ऑर्डर होगा B से। और फिर A और C तो शो ही नहीं कर रहे, मतलब A और C शो ही नहीं करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो हम लिख देंगे कि DB जो है वो ज़्यादा शो करेगा और A और C जो है वो 0 शो कर रहे हैं, इसलिए इक्विवेलेंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ये लिखना चाहिए था A और C जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से चलें टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम 3+ क्या हो जाएगा, D1 मतलब T2G1। यहां पर मैग्नीज 2+ D5 हाई स्पिन है ना, तो ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि T2G3 और Eg2 हो जाएगा। फिर कॉपर D9 हो गया, ठीक है, D9 हो गया, तो यहाँ पे T2G6 Eg3 हो जाएगा। और ये कॉपर 2+ है, D9 है, बट ये स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर मैंने आपको बताया था नहीं शो करते, क्लियर। तो अपने पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा B शो करेगा, फिर D, और फिर A और जो C है वो बराबर शो करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ऐसे हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के क्वेश्चंस करने थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने कुछ डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस भी देख लिए जो जॉन टेलर थ्योरम या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे बेस्ड थे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, उसके लिए नॉन लीनियर स्टेट और ईडी स्टेट होनी चाहिए। ईडी स्टेट मतलब अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फील्ड। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें Z आउट और Z इन बनता है। अब Z आउट और Z इन कब बनता है, Z आउट जब बनता है जब dz² में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और Z इन जब dx² y² में जाएगा। उसके लिए कुछ कंसेप्ट पढ़े हमने। फिर हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स दोनों शो करता है, कौन सा प्रेफर होगा। तो Eg1, Eg3, T2G2 और T2G4 में, ठीक है, हमारे पास T2G5 में, सॉरी T2G2, T2G5 में सेम शो होगा विच इज Z आउट प्रेफर्ड होगा, और T2G1 और T2G4 में अपने पास Z इन प्रेफर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एक्सटेंट ऑफ जेटीडी देखा, एक्सटेंट ऑफ जेटीडी में हमने देखा कि Eg अनसिमेट्रिकल ज़्यादा शो करता है डिस्टॉर्शन एज कम्पेयर टू T2G अनसिमेट्रिकल। Eg अनसिमेट्रिकल में भी Eg3 ज़्यादा करता है Eg1 से। और अगर हमें सेम टाइप के मेटल्स मतलब सेम दिया है सब कुछ इनमें, और लेकिन डिफरेंट सीरीज के मेटल दिए हैं, तो 5D फिर 4D फिर 3D। और अगर लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो हम लोग लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि जेटीडी क्या रहेगा। ओके, थैंक यू।